वीडियो से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये। तो इसमें आज आप देखेंगे कि आज हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं, जो मशीन्स हैं, बड़े मशीन, इसकी जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में जो हमको इन्वेंशंस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, ये सब हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, ना। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एन एग्रीगेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। तो जो पहले जो एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट जो हथकरघा की बेस्ड इकोनॉमी थी, अब इससे हम जो मशीन पे आधारित जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो रही हैं, तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं, है ना। इसको देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति कृषि और हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण में एक वर्चस्व के परिवर्तन की प्रक्रिया है ये। तो पहले हमारा जो पूरा वर्ल्ड में मशीन वगैरह नहीं थे, तब उस समय हम हाथ से उपयोग करते थे, हाथ से बनी हुई चीजों को उपयोग करते थे और कृषि पर आधारित इकोनॉमी थी। ठीक है, तो इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो आपका ब्रिटेन से हुआ था, है ना। दिस प्रोसेस बिगिन इन द ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी एंड फ्रॉम देयर स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था, आपका इंग्लैंड से हुआ था, फिर धीरे धीरे करके बाकी जो अन्य देशों में फैला था ये। तो इसकी जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। कैसे हमारा इंडस्ट्री ग्रो हुआ था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू हुआ था। तो चलिए इसको देखते हैं विस्तार से। तो देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमारा जो काम कैसे चलता था, है ना, हमारी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो फार्मिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, है ना। तो जो अधिकतर लोग थे वो केवल खेती के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। ऑल कमोडिटी वर लोकल, फॉरेन गुड्स वर रेयर। तो जितने भी कमोडिटीज होते थे वो लोकल उपयोग किया जाता था, है ना। हम बाहर उस समय जाने की ज्यादा साधन भी नहीं थे, ठीक है। और जो राजा महाराजा होते थे वही बस बाहरी चीजों का उपयोग कर पाते थे, बाकी जो सामान्य जनता थे वो केवल लोकली प्रोड्यूस गुड्स का यूज करते थे। और जो लोग थे वो लोकल के लिए ही बनाते थे, है ना, क्योंकि उनको पता था कि कितना लोकल में खपत हो सकता था, वो ज्यादा पैदावार भी नहीं करते थे, है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाज फॉर द ग्रेटर रेदर देन प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता केवल यूज के लिए होता था, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता था, है ना, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो गुड्स है अगर ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 35 ईयर। तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती 35 ईयर, क्योंकि बहुत सारी बीमारी होती थी, उनका इलाज भी नहीं होता था, है ना। तो कुछ महामारी होती थी तो सब खत्म हो जाते थे, है ना। एक एक व्यक्ति के 10, 12, 15, 20, है ना, इतने सारे बच्चे होते थे, तो बहुत कम लोग ज्यादातर सर्वाइव कर पाते थे। तो 35 एज तक पहुंच गया, मतलब लगता था कि इतना ही हम जी पाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। उस समय कम्युनिकेशन कैसे होता था, है ना। एक जो व्यक्ति है ना, वो दूसरे को बोलता था, घोड़े से जाते थे, कोई पैदल जाता था, ठीक है, कबूतर के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। और ट्रांसपोर्टेशन भी पूरे कच्चे रोड थे, पक्के रोड नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे, ठीक है। तो ये सब आपकी स्थिति थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। अब देखते हैं जब इंडस्ट्रियल शुरू कैसे होता है। तो जो सबसे पहला जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ये आप इंग्लैंड देख सकते हैं। तो देखिए कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे हो पाया, है ना, कैसे वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रेरित हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 17वीं सेंचुरी में यहाँ पे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था। तो वहां पे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स उन्होंने इजाद किए थे, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लैंड ऐसा देश है, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड के दिनों में लोग घर में ही कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, ना। तो इन्हीं दौरान में कुछ कुछ इन्वेंशन किए थे। तो एग्रीकल्चर सरप्लसेस इन द इंग्लैंड ड्यू टू द न्यू टेक्निक्स इन फार्मिंग। उन्होंने कुछ नए नए टेक्निक्स डेवलप किए थे एग्रीकल्चर में, जिसके कारण से उनके जो एग्रीकल्चर सरप्लस हो गए थे, अब उनको बाहर उनको ले जाना था, ठीक है। तो दूसरे को हम, तो इन्होंने फिर क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया। मर्केंटिलिज्म एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, है ना। तो यहाँ पे जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, है ना, वाणिज्यिक सिद्धांत था, इसका उदय यहीं से हुआ था, है ना। इसका मतलब ये था कि उस देश को संपन्न राष्ट्र माना जाता था जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोने चांदी एकत्रित जो कर सकता था, ठीक है। तो इस समय जो कॉइन्स होते थे वो भी सोने चांदी के कॉइन्स होते थे, है ना। तो ये क्या करते थे, अपने जो प्रोडक्ट को बाहर में सेल आउट करते थे और वहां से जो खजाने हैं अपने देश में जमा करते थे। ये तो ये इनका मेन सिद्धांत था मर्केंटिलिज्म। इकोनॉमिक्स में इसको हम पढ़ते भी हैं। तो ये भी एक
फिलॉसफी थी, है ना, जिसके कारण जिस देश में जितने ज्यादा खजाने होंगे, है ना, उसको उतना ज्यादा संपन्न राष्ट्र माना जाएगा, है ना, ये सिद्धांत था, है ना, जिसके कारण वो फिर बाहर भी जाते थे और वहां वो व्यापार करते थे। एंड लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ना जो इनका जो एरिया है, जो इंग्लैंड था, तो ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे नो रीजन इज अवे फ्रॉम द सी पोर्ट, तो कोई भी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह से दूर नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे नदियां के माध्यम से हम पूरे इंग्लैंड के अंदर अंदर जगह में भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल था, ठीक है, तो ये जहाज के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा था और ये किसी भी देश में पहुंच सकते थे समुद्र के रास्ते से, तो ये भी एक कारण रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। और यहाँ पे क्या थे, सेमी स्किल्ड वर्कर रेडीली अवेलेबल, यहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कर थे, है ना, जो कि खाली समय में कुछ न कुछ इन्वेंशन कर रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो कृषि के समय में ही कृषि कार्य होता है, बाकी समय में फिर वो कुछ अदर एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं, है ना। एबंडेंस ऑफ कोल एंड आयरन, तो उस समय में बहुत ज्यादा कोयला और आयरन यहाँ पे पाया जाता था, है ना, जिसके कारण वो लोग कोयले को यूज करने लगे, है ना, आयरन को उसने मॉडिफाई करके फिर अलग अलग चीजों का इन्होंने निर्माण किया। जैसे आपको पता है कि हर चीज बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है, कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो ये चीज इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। तो ये जो है ना लेक्चर इस हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाले हिंदी का नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश का नोट कर सकते हैं। और यहाँ के जो गवर्नमेंट था, है ना, वो भी सपोर्ट कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और यहाँ पे जो भी ब्रिटिश ट्रेड होती थी उसको इनके जो नौसेना के द्वारा इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन किया जाता था। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्सपेंडिचर था इंग्लैंड का, वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में कम था, ठीक है, तो ये भी एक कारण था जिससे उनको ज्यादा टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे, है ना। रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, तो जो इंग्लैंड का जो साम्राज्य था अलग अलग देशों में फैला हुआ था, और वहां से ये लोग रॉ मटेरियल लेते थे, जैसे इंडिया से भी वो लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेते थे, है ना, जो कपास है ना, उसका वो लोग इंडिया से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स बना के फिर इंडिया में वापस बेचते थे। तो वैसे ही बाकी जगह भी करते थे, तो इनके जो साम्राज्य थे, जिनकी कॉलोनीज थी, वहां से इनको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल मिल जाते थे, सस्ते कॉस्ट मिल जाते थे, है ना, और उनको मार्केट भी उपलब्ध था, क्योंकि वो लोग वहां से रॉ मटेरियल लेते थे और वहीं जाके बेचते थे, ठीक है, तो ये काम ये करते थे, तो जिसके कारण उनके लिए बना बनाया मार्केट था। साइंटिफिक इन्वेंशंस वर फैसिलिटेटेड एंड प्रोमोटेड, तो जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, है ना, तो वो हमेशा ये भिड़े रहते थे कि कितना जितना ज्यादा हो सके हमको मशीन से उसको काम करवाएं, और ये इन्वेंशन में लगे हुए रहते थे। लो पॉपुलेशन एंड हाई लेबर कॉस्ट, तो ये भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन कारण था, क्योंकि इंग्लैंड में पॉपुलेशन कम था, तो कम होने के कारण क्या होता है कि वहां पे जो लेबर कॉस्ट होते वो ज्यादा थे, तो ये हमेशा लगे होते थे कि हम 10 आदमी का अगर हम काम को एक मशीन से करवा देते तो हमको मशीन कॉस्ट हमको कम आएगा, तो इसलिए तेजी से मशीनाइजेशन की ओर बढ़ते गए, है ना। इंसेंटिव इन्वेंट एंड अडॉप्ट मशीन्स, तो जिन्होंने इन्वेंशन किया मशीन्स का, उनको इंसेंटिव देते जाते थे और इन्होंने इजिली मशीनाइजेशन को अडॉप्ट करते गए, मशीनीकरण को, क्योंकि इनके पास में मेन पावर कम थे, तो ये भी एक रीजन था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बढ़ने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण जो इंग्लैंड था, है ना, यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और यहाँ पे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ। तो देखते हैं कौन कौन से वो मशीन्स थे, है ना, ये सब सेम चीजें हैं जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इंग्लैंड में, तो इसकी तो सबसे पहला जो इंडस्ट्री था टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यहीं पे सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इन्होंने मशीन के द्वारा जो हाथ से बुना जाता था कपड़े, उसको मशीन से बनाना शुरू किया। इन 1964 इंग्लिशमैन जेम्स हार्जेवरिस बिल्ड ए मशीन कॉल्ड द स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया, है ना, जिसमें क्या हुए, जो मल्टीपल स्पूल्स ऑफ थ्रेड्स बनते गए, है ना, तो जो स्पिनिंग जेनी में क्या हुआ कि एक साथ में बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं, है ना, उसको इसमें उपयोग किया जाता था, और इसमें क्या होता था कि जो कपड़ा बनाने का जो प्रक्रिया वो बहुत जल्दी होने लगा था। द स्पिनिंग जेनी वॉज इम्प्रूव्ड बाय द इंग्लिश इन्वेंटर सैमुअल कॉम्पटन, तो सैमुअल कॉम्पटन ने क्या किया, बाद में इसको और इम्प्रूव किया, उसका फिर नाम था स्पिनिंग मूल। तो ये जो स्पिनिंग मूल जो आप देख रहे हैं यही स्पिनिंग मूल है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इस टेक्सटाइल में फिर पावर यूज किया जाने लगा, है ना, तो उसको बोलते हैं पावर लूम। तो अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके इसको जो पावर लूम था इसको डेवलप किया गया।
ठीक है, पावर लूम मतलब यहाँ पे हम पावर का यूज कर रहे हैं जिससे हमारा जो प्रोसेस है वीविंग प्रोसेस और आसान हो गया। विच मैकेनाइज द प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ, तो क्लॉथ को जो बुनने की प्रक्रिया है वो मैकेनाइज होने लगी। तो ये इंग्लिश इन्वेंटर थे एडमुंड कार्टराइट, तो इनके द्वारा पावर लूम बनाया गया था। तो ये देख सकते कुछ पिक्चर्स हैं कुछ नए नए इन्वेंशंस के। सम ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन क्या था, बहुत बड़ा एक आविष्कार था इस समय का। स्टीम इंजन क्या करता है, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो किसी प्रकार जैसे हीट एनर्जी जैसे कोयले से हो गया है ना, या फिर कोई भी हीट का फॉर्म हो, उससे हम उसको क्या करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल मतलब जो चलता है वो, तो ये जो था आपका स्टीम इंजन था। ठीक है, देन फ्लाइंग शटल, तो फ्लाइंग शटल ये था जिसको जॉन केनी ने बनाया था। स्पिनिंग जेनी, तो ये जो है वो स्पिनिंग जेनी का पिक है ये। ठीक है, कॉटन गीन, रुई के बीज को अलग करने वाला एक मशीन होता है। टेलीग्राफ, सीमेंट, मॉडर्न रोड्स, बेसेमर प्रोसेस, लोहा इस्पात बनाने की एक विधि होती है। पावर लूम्स ना, तो ये पावर लूम है नीचे में। ठीक है, जिसको हम पावर के थ्रू बहुत जल्दी से कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या थे, कुछ इन्वेंशंस थे जिसके कारण से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। तो ये देखिए जो स्टीम इंजन है ना, उससे गाड़ियां बनाने लग गई, रेल रेल चलने लग गया। ठीक है, और इसी का यूज करके फिर आपके शिप भी बनने लग गए और ये गाड़ियां भी बनने लग गई। तो इस प्रकार स्टीम इंजन का अलग अलग रूप में परिवर्तन होता गया है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टीम इंजन था और उसकी फिर अलग अलग रूप रहे हैं ये। अब देखते हैं पूरे वर्ल्ड में ये कैसे फैला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो यूरोप में ब्रिटेन के बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ के जो टेक्नोलॉजी थे, प्रॉस्पेरिटी है ना, इनको देख के उन्होंने भी क्या क्या इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किए। द बेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज डिपेंडेंट ऑन लोकल सोर्स, पॉलिटिकल विल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल यूरोपियन कंट्री। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये डिपेंड करता है वहाँ पे लोकल रिसोर्सेज कितने हैं, वहाँ के राजनेता हैं वो उनकी इच्छाएं क्या हैं, और वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सभी पे जो बेस था। धीरे धीरे फिर इकोनॉमी यूरोपियन कंट्रीज में ये फैला। ठीक है, और जहां जहां पे ब्रिटिश एम्पायर था तो वहां पे भी इसका इफेक्ट हुआ। ठीक है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड इन ऑल कॉर्नर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड टूक रूट इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1816। तो इसके द्वारा फिर यूनाइटेड स्टेट में भी फैला। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन में मेन क्या क्या चीजें हुई थी। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूज्ड वाटर एंड स्टीम पावर टू मैकेनाइज प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पानी और स्टीम को मैकेनाइज पावर में प्रोडक्शन के लिए इसको प्रयोग किया था है ना। पहली औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को यांत्रिक करने के लिए पानी और भाप को शक्ति का प्रयोग किया था। एंड इट वाज द फर्स्ट इंस्टेंट वेयर द प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री टू लार्ज प्रोडक्शन हाउस और फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग होते थे वहां से बड़े प्रोडक्शन हाउस या फिर फैक्ट्रीज में कन्वर्सन हो गया है ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज फिर यहाँ से लगना शुरू हो गए थे। सेकेंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, सेकेंड रिवॉल्यूशन यूज्ड इलेक्ट्रिक पावर फॉर मास प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक पावर का यूज यहाँ से शुरू हो गया था, तो इसी को हम सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। लार्ज स्केल मशीन्स वर ब्रॉट इनटू द पिक्चर। तो बड़े बड़े जो मशीन्स थे यहाँ से आने लग गए थे। ह्यूज कन्वेयर बेल्ट, रोलिंग प्रोडक्ट्स one after the other, automobiles and the production of electricity define this phase। तो इस फेज में क्या क्या, कन्वेयर बेल्ट्स, रोलिंग प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स, ये सब का आना इस फेज को परिभाषित करता है। ठीक है, तो मेन क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू मास प्रोडक्शन होते गए थे। ठीक है, और ऑटोमेशन शुरू हो गया था यहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया था है ना, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन शुरू हो गया था यहाँ पे। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है। द थर्ड फेज वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज द मशीन्स वाज प्रीवियसली वाज इलेक्ट्रिकली, है ना। तो पहले जो मशीन थे वो इलेक्ट्रिकल से चलते थे और अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, इसमें चिप वगैरह का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे फिर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए थे, इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके प्रोडक्शन होता था। ठीक है, दिस कैम अराउंड इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी। तो यह 20वीं शताब्दी के मध्य में आया था ये। देखते फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो थर्ड के आधार पे हुआ था। जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज
मूविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री टू अ प्रोसेस विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये मानव बुद्धि और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन का ही परिणाम था ये। इट इनक्लूड साइबर फिजिक्स सिस्टम, तो साइबर फिजिक्स सिस्टम है ना, इसके थ्रू आया है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, यहाँ पे इंटरनेट से सभी सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं और किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे घर में आपको फ्रिज खुला है, तो अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको हम बंद कर सकते हैं, दरवाजे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, इंटरनेट से सभी चीजें कनेक्टेड होती हैं और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। बिग डाटा एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, तो हमारा जो भी सर्वर होता है वो कहीं क्लाउड सर्वर में सेव होता है और हम अपने घर से ऑपरेट करते हैं उसको। तो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं सबके अलग अलग सर्वर होते हैं। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, व्हीकल्स। ऑटोमेटिक आजकल क्या होता है कि जो गाड़ियां बनती हैं है ना, वो ऑटोमेटिक बनती हैं और आजकल ऐसे गाड़ियां बनती हैं जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो जिस उसी बोलते हैं ऑटोमेशन, व्हीकल बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग, तो यहाँ पे किसी भी वस्तु को बनाना है तो जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं वैसे ही डायरेक्ट आप मशीन से उसको बना सकते हैं, उनका इंग्रेडिएंट बस की आवश्यकता होती है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। ठीक है, तो द बेस्ट एग्जांपल्स वुड बी द प्रोसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है जिसमें मशीन को भी सोचने की क्षमता विकसित है, उसी को ही हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आजकल की जो मशीन है वो भी सुन लेते हैं, उसमें भी हम एक इंटेलिजेंस ही हम उसमें डेवलप कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इसमें क्या होता है कि इंटरनेट से सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। 3D प्रिंटिंग, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक मशीन के द्वारा किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, अलग से सर्वर होता है इनका, है ना। यह आपका ऑटोमेटेड ड्राइविंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो ये सब क्या आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं सभी। तो देखते हैं कि इंडिया को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इंडिया वॉज फेमस फॉर हर हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम प्री ब्रिटिश टाइम। तो ब्रिटिश टाइम के पहले से ही इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का जो व्यवसाय था बहुत ही विकसित था। ठीक है, इवन यहाँ से पूरे बड़े बड़े देशों में पूरा एक्सपोर्ट होता था, तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं। ठीक है, इन अ मुगल पीरियड सच एज अ वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स दैट इट बिकेम फेमस इन द ग्लोबल मार्केट। तो मुगल पीरियड के टाइम से ही हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत ज्यादा फेमस रहा है। इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैम लेट टू इंडिया, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बहुत लेट से आया है। दिस वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द इंडियाज कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या हुआ, ऐसे इनके पॉलिटिकल रिलेशंस रहे हैं जिसके कारण उन्होंने हमारे यहाँ बहुत लेट से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने दिया। इसका मेन ये कारण था, ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। इंडिया डोमिनेटेड द कॉटन टेक्सटाइल मार्केट इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, कपड़े उद्योग थे, वो बहुत ज्यादा फेमस थे। इट टुक से सीवियर हिट व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन इन इंडिया। इस तो जब 1760 में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका प्रभाव इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि वहां पे जो मशीन से कॉटन बनाने लग रहे थे तो उसका कॉस्ट बहुत कम था और जो इंडिया में बन रहे थे वो कॉटन का उसका कॉस्ट ज्यादा होता था, जिसके कारण लोग मशीन से बनी हुई वस्तु का उपयोग करना शुरू कर रहे थे। ठीक है, द यूज ऑफ स्टीम पावर इन ब्रिटिश मिल्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कॉटन बाय 85%। तो 85% तक जो स्टीम पावर से उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कम हो गया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इट बिगेन टू रिस्ट्रिक्ट द टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब उसने फिर क्या किया, इंडिया का जो इंपोर्ट था उनको उसने बंद कर दिया। किसने? इंग्लैंड ने, है ना। तो इंग्लैंड से अब इंडिया से वो इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड इट स्टार्टेड टू इंपोर्ट टेक्सटाइल टू इंडिया, और उसके बाद फिर इंडिया वालों ने क्या किया, वहां से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये इंडिया के लिए क्या आ रहा है, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ड्रास्टिक रहा, है ना, क्योंकि अब इंडिया से एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा था लेकिन इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। और एक और चीज हो रही थी यहाँ पे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से ले आ रहे थे और वहां पे फिनिश गुड्स दे रहे थे, है ना। तो जो चीजें 5 रुपए में ले जा रहे थे अब वो 20 रुपए में उसको फिनिश गुड्स को बेच रहे थे। ब्रिटिश प्रोटेक्शनिज्म लॉज लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में क्या हुआ, एक हिसाब से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थे तो उन्होंने उसको क्या कर दिया,
धीरे धीरे उसको खत्म कर दे गए, है ना, क्योंकि वहाँ उन्होंने सस्ते जो कपड़े हैं उसको इंडिया में लाना शुरू कर दिया, और वहाँ पे जो लोग इंडस्ट्री में लगे हुए थे उनको उन्होंने एग्रीकल्चर में शिफ्ट कर दिया, और उन्हें बोला कि आप इसमें जो कॉटन है, जो जूट है, उसका आप उत्पादन कीजिए, और जो कपड़े हैं वो हम आपको देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा रूल बनाया जिससे इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। यहाँ पे जो इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप थे वो धीरे धीरे वो खत्म हो गए। जो व्यापारी थे, जो लोग कढ़ाई बुनाई करते थे, उनका जो रोजगार है वो धीरे धीरे छिनने लग गया। द न्यू कॉलोनियल लॉ फोर्स द फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप, है ना, तो उनको ये कहा गया कि जो आप कॉटन, कैश क्रॉप, इनका उत्पादन कीजिए इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। तो उन्होंने फूड क्रॉप की जगह उन्होंने बोला कि आप कॉटन को उत्पादन कीजिए, ठीक है, जिससे धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, पॉवर्टी आने लग गई, है ना, और अकाल आता गया। तो ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं था, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ डेवलप थी टेक्सटाइल की, उसको ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे खत्म कर दिया, ठीक है, और फूड क्रॉप की जगह उनको कैश क्रॉप, जिसको कॉटन बोलते हैं, वो सबको उत्पादन के लिए उन्होंने फोर्स करते गए, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश के रूल के अंदर था, है ना, उनका वो वहाँ पे कॉलोनियल लॉ लग रहा था। तो जिसके कारण इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होते गए, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया पे अच्छा नहीं रहा, है ना, जो अच्छी कंडीशंस थे उससे भी वो कंडीशन खराब होते गए। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।